हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। ये हमारा सेट नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है, जिसके अंदर आपके स्टूडेंट का मैं सारे आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन और 4 मार्क्स 5 मार्क्स वाले मैं कंप्लीट कराने वाला हूं। तो आज इस क्लास को हम यहाँ से शुरू करते हैं। आई होप दैट आपसे स्टूडेंट ने वीडियो का फर्स्ट पार्ट जरूर देख लिया होगा, क्योंकि वीडियो का फर्स्ट पार्ट के अंदर आपसे स्टूडेंट को मैं सारे इंपॉर्टेंट इस वाले क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन पेपर 4 के सारे इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन मैंने करा दिए थे। तो आपसे स्टूडेंट ने देख लिया होगा। जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा है जरूर देख लेना, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन हैं आपके एमसी क्वेश्चन से लेकर के आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन तक आपके सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो जरूर देख लेना। और इससे पहले मैंने 3 क्वेश्चन पेपर का वीडियो मैंने बना दिया है, तो उसको भी देख लेना, ताकि आपको 70 में से 70 मार्क्स चाहिए तो 4 क्वेश्चन पेपर का हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना बड़े तरीके से, और आपके 70 में से 70 मार्क्स पूरे पक्के हो जाएंगे। ठीक है, आपको मैं 110% गारंटी देता हूं, लगभग लगभग के 70% आप अचीव कर लोगे। तो सभी क्वेश्चन पेपर को देख लो, और चार क्वेश्चन पेपर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलो आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन जो हमारे स्टार्ट होने थे, हमारे 19 नंबर क्वेश्चन से हमारे को स्टार्ट करना था। इससे पहले आपके 18 एमसी क्वेश्चन थे, वह सारे मैंने कंप्लीट करा दिए थे। तो 19 वाले क्वेश्चन करते हैं हम। रीढ़ की हड्डी की 3 प्रकार की विकृति के बीच अंतर करें। ठीक है, रीढ़ की हड्डी होता है 3 प्रकार के, आपको पता है। ठीक है, रीढ़ का जो हड्डी है हमारा, वह इसके 3 प्रकार की विकृति बने बीमारियां बोल सकते हो आप एक तरह से, वह पाया होता है, आपने देखा होगा, जैसे कि काइफोसिस, स्कोलियोसिस, लोडोसिस, आपने सुना ही है। तो तीनों में हमारे को अंतर बताना है, तो चलो अंतर बताते हैं। तो आपका सबसे पहले जो आपका हम लेते हैं वह हमारा क्या आएगा, स्कोलियोसिस है। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्या है, स्कोलियोसिस हम लेते हैं। स्कोलियोसिस में इस विकृति में रीढ़ की हड्डी, ठीक है, रीढ़ की हड्डी सी या एस आकार का हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर स्कोलियोसिस में क्या होता है, हमारा रीढ़ की हड्डी सी या एस के आकार का हो जाता है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी समझ में आ गया। और इसमें एक कंधा, और सुन लो, एक कंधा ऊंचा और एक कंधा नीचे हो जाता है। तो आपका ये अंतर हो गया, पहला का आप ये लिखोगे। नेक्स्ट आप लिखोगे काइफोसिस। काइफोसिस में आपका इसको हम बोलते हैं पीछे का कुबड़ बोलते हैं हम। ठीक है, पीछे का कुबड़ बोलते हैं। और इसमें कंधे आगे की ओर झुक जाते हैं। इसमें कंधे कंधे क्या होते हैं, आगे की ओर इस प्रकार से झुक जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आपका है लोडोसिस है। लोडोसिस के अंदर में आपको, ठीक है, लोडोसिस आगे की, इसको हम बोलते हैं आगे का कुबड़ हम कहते हैं। ठीक है, इसको हम आगे का कुबड़ हम कहते हैं। ये क्या होता है, इसमें आमतौर पर क्या होता है, देखो, यह आमतौर पर पीठ के निचले हिस्से या गर्दन में होता है। ठीक है, ये आमतौर पर पता क्या होता है, अधिकतर पे ना पीठ के निचले हिस्से में होता है। पीठ के जो निचला हिस्सा होता है, रीढ़ की हड्डी का निचला जो भाग होता है हमारा, वहां पर इसका कुबड़, आपको लोडोसिस आपको कुबड़ देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये 3 अंतर होते हैं इसके तीनों के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संतुलित आहार क्या है, इसका महत्व भी हमारे को बताना है। संतुलित आहार क्या है, इसका महत्व हमारे को बताना है। चलो करते हैं। पहले संतुलित आहार के बारे में लिखते हैं, फिर इसका महत्व लिखते हैं। संतुलित आहार वह भोजन है जिसमें शरीर के सही, ठीक है, विकास और कामकाज के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और पानी सही मात्रा और अनुपात में हो। ठीक है, तो और संतुलित आहार उसे कहते हैं ये जो इन सभी चीजों का सही मात्रा में, सही अनुपात में होना। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हो गया। इसका महत्व की बात करते हैं। 2 मैंने लिख रखा है, कोई भी आप एक लिखना, क्योंकि हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन हमारे सारे चल रहे हैं। तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हमारे स्टार्ट है। तो 2 मार्क्स के लिए हमारे अधिकतर तो 2 लाइन लिखना जरूरी होता है, तो इसलिए इसमें दोनों में से कोई एक लिखना। तो पहला आपको बता देता हूं, शरीर को पूरे दिन सक्रिय रहने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं हमारा संतुलित आहार। दूसरा आप लिख सकते हो, हृदय रोग, मधुमेह, मोटापे जैसे बीमारियों के जोखिम को कम करता है। तो ये आप दोनों में से कोई एक लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 21 है, वह देखना। इसमें मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूं, ये हार्वर्ड स्टेप क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अंदर में आपका क्या आएगा, इसमें हार्वर्ड देखो, एक पुरुष छात्र ने, बड़ा कर देता हूं, एक पुरुष छात्र ने 4 मिनट तक, ठीक है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किया। रिकवरी अवधि के दौरान उसने, ठीक है, उसकी नाड़ी पहले आधे मिनट मतलब कि पहले आधे मिनट 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट की बात किया जा रहा है, पहले आधे मिनट, ठीक है, 20 बीट, 58 बीट, दूसरे में 50 बीट, धड़कन, बीट मतलब क्या, धड़कन है। ठीक है, और तीसरे में 42 बीट रिकॉर्ड की। तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट फॉर्मूला का उपयोग करके इसका फिटनेस इंडेक्स की गणना करना है। बताए कि उसका स्कोर उत्कृष्ट, अच्छा, औसत या श्रेणी किसमें से आता है या नहीं आता है, हमारे को बता रहा है। ठीक है, तो हमारे को देखो, हार्वर्ड स्टेप के अंदर में जो आपका टाइम पीरियड जो आपका होता है 4 मिनट का होता है। और अब पहले आधे मिनट के अंदर में हम देखते हैं, हम उसका जो धड़कन है कितना धड़कता है। ठीक है, 58 पहले में धड़का, फिर तीसरे वाले में आपका 50, फिर 42 है।
तो उसको हमारे को इसका फिटनेस इंडेक्स निकालना आएगा। ठीक है, हमारे को हार्वर्ड स्टेप टेस्ट फॉर्मूला से। ठीक है, तो इसको देखो कैसे होता है। तो पहले से इंडेक्स फिटनेस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, आपका होता है सेकंड में समय अवधि। ठीक है, सेकंड में समय अवधि, कितना समय दिया गया उसको सेकंड में गुने 100, भाग करना है हमारे को 2 गुने सभी बीटों का योग। ठीक है, सभी बीटों मतलब सभी धड़कनों का योग। ठीक है, तो देखो समय अवधि हमारे को कितना था 4 मिनट, उसको हम 4 मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे। 1 मिनट के में 60 सेकंड होते हैं, तो 4 को हम 60 से गुना करेंगे, 260 सेकंड हो गया हमारा। नेक्स्ट आपका सभी बीटों की संख्या, सभी बीटों की संख्या कितना है 58 है, 50 है आपका, 58 है, 50 है, 42 है, तो सबके टोटल हो गया आपका 150 बीट्स। ठीक है, अब सूत्र में मान को रखने पर, सूत्र में मान को रखेंगे तो हमारा क्या है 240। ठीक है, समय अवधि को सेकंड में गुने 100, भाग हमारे को करना है 2 गुने 50 का, 150 का। तो करते हैं, इसको इससे गुना करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, हमारा 24,000 बन जाएगा। ठीक है, 24,000 बटे में हमारे को 2 को 150 गुना करेंगे 300 बच जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ऊपर में क्या 3 एकम 3, 3 चौक। ठीक है, 3 चौक 3 अट्ठे 24, 8 और यहाँ पे एक जीरो बच गया तो 80। तो अपना कितना निकल के आया, इसका फिटनेस इंडेक्स आपका 80 निकल के आया। और हमारे को बताना है कि इसका औसत है, उत्कृष्ट है, अच्छा है, औसत है या सबसे लो है। तो देखो मैं आपको बता दूं इसका जो रेंज होता है इसमें, वैसे ये चीज लिखना मत इसके अंदर में, ये चीज लिखना मत, आपको मैंने समझाने के मैंने लिख दिया। जैसे कि देखो 46 से अधिक तो उसके उत्कृष्ट माना जाता है, एक्सीलेंट माना जाता है। और 83 से आपका 96 के बीच में है आपका तो अच्छा माना जाता है। औसत आपका 68 से लेकर आपका 82 तक, और औसत से कम आपका 54 से 67, और खराब आपका माना जाता है 54 से कम। ठीक है, 54 से कम आपका खराब में होता है। तो देखो किसके बीच में आपका 80 आ रहा है, आपका औसत में आ रहा है, तो औसत आप अपना लिख देना, बस आंसर इतना ही है, बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन के अंदर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी भी, ठीक है, किसी भी चार, ठीक है, किसी भी चार प्रकार के फ्रैक्चर को सूचीबद्ध करें। मतलब किसी भी 4 प्रकार के जो फ्रैक्चर होता है आपका, उसको हमारे को क्या करना है, उसको हमारे को लिखना आएगा बस। ठीक है, उसकी व्याख्या नहीं करना है, बस 4 प्रकार के फ्रैक्चर को हमारे को लिखना है। ठीक है, चलो लिखते हैं। फ्रैक्चर का मतलब क्या, हड्डी का टूटना। क्या है हमारा, हड्डी का टूटना है फ्रैक्चर, मतलब हड्डियों का विभिन्न प्रकार से टूटना। ठीक, तो ये आपका चार चार लिखना है हमारे को टोटल। इसके अंदर में टोटल मैंने आपको 5 सीधे लिख के आएंगे, कोई भी 4 याद कर लेना। सिंपल फ्रैक्चर कहते हैं, कंपाउंड फ्रैक्चर, ग्रेन स्टिक फ्रैक्चर, तिरछा फ्रैक्चर फ्रैक्चर, और बहुखंडी अस्थि भंग। तो ये आपके 5 मैंने लिख रखे हैं, कोई भी 4 आप याद करके रख लेना। ठीक है, सभी के अंदर में जो हड्डियां होती हैं अलग अलग प्रकार से टूटती है। ठीक है, तो इसमें सभी के अंदर अंतर यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्लास में थोड़ा सा जल्दी जल्दी ले रहा हूँ क्योंकि हमारे पास समय कम बचा हुआ है और हमारे को कवर बहुत ज्यादा करना है, तो इसलिए हम क्लास थोड़ा जल्दी खींचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में आएगा। ठीक है, तो देखो क्या है क्वेश्चन हमारे सबको, एक फुटबॉल खिलाड़ी मैच के दौरान अपनी गति, ठीक है, अपनी गति और त्वरित प्रतिक्रिया, ठीक है, त्वरित प्रतिक्रिया में सुधार करना चाहता है, तो 2 उपयुक्त प्रशिक्षण विधियों का सुझाव दें और उचित ठहराइए कि प्रत्येक उसके प्रदर्शन को बेहतर बनाने में कैसे मदद करेंगी। ठीक है, तो हमारे को जो गति, देखो अब क्या है, फुटबॉल खिलाड़ी है, वह अपना गति बढ़ाना चाहता है, और प्रतिक्रिया जैसे कि इसके सामने में फुटबॉल आ रहेगा तो उसको सामने में वह क्या करेगा, क्योंकि किधर की ओर में मतलब बॉल बॉल को आपको किस साइड ले जाएगा, किस साइड को नहीं ले जाएगा, किसको देगा किसको नहीं देगा, तो उसकी प्रतिक्रिया। ठीक है, प्रतिक्रिया को क्या सुधार करना है, तो 2 विधियां हमारे को बताना है, प्रशिक्षण विधि बताना है। चलो बताते हैं। तो पहला जो आपका विधि है, एक सेकंड रुक जाना, ये रहा। तो आपका पहला जो आपका विधि है आपको मैं दिखा देता हूं, इसको हम बोलते हैं स्प्रिंट इंटरवल ट्रेनिंग। ठीक है, इसको स्प्रिंट इंटरवल ट्रेनिंग कहते हैं। इसमें देखो इसमें क्या होता है, यह ट्रेनिंग मांसपेशी के तंतुओं को मजबूत करती है, जो विस्फोटक, ठीक है, विस्फोटक शक्ति और त्वरण के लिए जिम्मेदार होती है। इससे इससे खिलाड़ी मैच के दौरान कई बार तेजी से गति पकड़ पाते हैं, तेजी से गति पकड़ पाते हैं, और ठीक है, उनकी एनारोबिक क्षमता मतलब बिना ऑक्सीजन के ऊर्जा बनाने की क्षमता बढ़ती है। ठीक है, तो स्प्रिंट इंटरवल करना, तेजी से दौड़ना। इसमें आगे देखो एजिलिटी लेदर ड्रिल, इसको कहते हैं। अब ये क्या होता है, देखो ये अभ्यास मस्तिष्क और मांसपेशी के बीच संबंध, ठीक है, जैसे कि आपका क्रिया का, जैसे कि आपने कोई कर रहे हो, एक्शन कर रहे हो, तो उसका रिएक्शन करने के लिए आपको किसको ज्यादा से ध्यान देना पड़ेगा, हमारे को मस्तिष्क पे, हमारे मांसपेशियों पर, और मांसपेशी के अंदर में कौन सा आपका तंत्रिका तंत्र, उस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कोऑर्डिनेशन के लिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, तो नियंत्रण समन्वय के लिए। यह अभ्यास मस्तिष्क और मांसपेशी के बीच संबंध और प्रतिक्रिया समय को बेहतर बनाते हैं। यह खिलाड़ी को अचानक आने वाली संकेतों पर तेजी से प्रतिक्रिया करने, मैदान पर अपनी स्थिति के अनुसार तुरंत मुड़ने या
रुकने में मदद करता है। तो ये आपके दो विधि हैं, इसके बारे में हमारे को दो विधि के बारे में, दो विधि लिखना था, दो विधि के बारे में बताना था हमारे को, ठीक है। तो बस कैसे कैसे करते हैं वह हमारे को नहीं बताना था, हमारे को उसके बारे में वाक्या करना था। मतलब कि उसके बारे में सही उचित हम जो विधि लिख रहे हैं वह सही है कि नहीं है, ठीक है, इसलिए। चलो, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। कोई क्वेश्चन बचा तो नहीं हमारा? एक क्वेश्चन बच रहा है, वह अभी करते रुक जाओ। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा बच गया था, वे देख लो। ये हमारा आएगा 23 आएगा, इसको मैं देखना ही भूल गया। खेल मनोविज्ञान पे एक संक्षिप्त नोट लिखिए। खेल मनोविज्ञान पर हमारे को एक संक्षिप्त नोट लिखना है, ठीक। तो ये खेल मनोविज्ञान देखो, खेल स्पोर्ट, ठीक है, चलो लिखते हैं। खेल मनोविज्ञान क्या होता है वह देखो। खेल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है। खेल मनोविज्ञान क्या है? एक मनोविज्ञान की आपका शाखा है, जो जो खेल व्यायाम और शारीरिक गतिविधि में प्रदर्शन और भागीदारी को प्रभावित करने वाले मानसिक और भावनात्मक कारकों का अध्ययन करता है, ठीक है। तो ये आपका एक शाखा होता है, किसके अंदर? मतलब मनोविज्ञान का एक शाखा है जो क्या करता है, कुछ किसी भी खिलाड़ी का प्रदर्शन भागीदारी को प्रभावित करने वाले मानसिक और भावनात्मक कारकों का क्या करता है? अध्ययन करता है, ठीक है। देखो, जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य एथलीटों के प्रदर्शन, मानसिक दृढ़ता, प्रेरणा, समग्र कल्याण में सुधार करना है। और नेक्स्ट इसका लक्ष्य एक और है, इसमें लक्ष्य निर्धारण, ठीक है। इसमें और एक और चीज आप ऐड करोगे, इसमें लक्ष्य निर्धारण, विजुअलाइजेशन, तनाव प्रबंधन तकनीकें शामिल, जैसे तकनीकें शामिल हैं ताकि वे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। तो उनको मैं कुल मिलाकर ये जो मनोविज्ञान जो होता है, खेल मनोविज्ञान आपका होता है, ये खिलाड़ियों का पूरी तरह से क्या करता है, छोटी भाषा में आपको समझाता हूँ। खिलाड़ियों का करता है मनो इसको ना खिलाड़ी का जो मन होता है ना, मन को एकदम अच्छा बनाता है, मन को एकदम अच्छा कर देता है। मन पे खुद को मन पर खुद का नियंत्रण करने के लिए उसको अभ्यास कराता है, कैसे आप नियंत्रण कर सकते हैं मन पर, भावनाओं पर, विचारों पर कैसे अपना नियंत्रण कर सकते हो। तो ये सब सिखाता है हमारे को बेसिकली, ठीक है। तो बस इतना लिख देना, फुल मार्क्स मिलेगा आपको। चलो, तो हमारे 2 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब इससे आगे में जो हमारे क्वेश्चन है, हमारे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, उसको हम कंप्लीट करते हैं फटाफट से, ठीक है। तो 24 हमारा 25th क्वेश्चन है, हमारे को करना है। देखो उसमें क्या है, लीग टूर्नामेंट, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, हाँ अब करते हैं। लीग टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ टीम का न्याय करने का एक बेहतर तरीका है, ठीक है। क्या होता है लीग टूर्नामेंट आपका होता है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ टीम का न्याय, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ टीम मतलब कि जो सबसे विनर, जो विनर का क्या आएगा, जो विजेता का हकदार है, ठीक है, जो विजेता का हकदार हैगा, ठीक है। विजेता को चुनने, विजेता आप बोल सकते हो एक तरह से सिंपल से भाषा में, विजेता चुनने सबसे अच्छा, सबसे सही विजेता चुनने का एक बेहतर तरीका है। कैसे बेहतर तरीका है हमारे को बताना है, चलो बताते हैं। देखो, तो ये रहा इसका आंसर। तो इसके पीछे हमारे को टोटल आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं। टोटल आपको कितने पॉइंट्स लिखने होंगे? देखो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, यहाँ से सारे आपके 25 से आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट है। तो आपको कम से कम इसके अंदर मैं आपको बता दूं, कम से कम आपको इसमें आपको 4 पॉइंट तो लिखने पड़ेंगे, ठीक है। 4 पॉइंट, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट आपको लिखना है। तो सभी टीमों को समान अवसर, इसमें क्या होता है, देखो लीग टूर्नामेंट का मतलब आपको समझाता हूं थोड़ा सा। लीग टूर्नामेंट में ये होता है कि सभी टीमें ना एक, ठीक है, सभी टीमें ना एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे के बाद एक दूसरे के साथ में ना जुड़ खेलेंगी। सभी की सभी टीमें एक दूसरे के साथ में, ठीक है, जरूर खेलेगी। अब लीग टूर्नामेंट में क्या होता है, जो टीमें भी हार हार जाता है, जो टीम भी, दो टीमों के बीच में मैच कराया जाता है नॉकआउट में, और कोई टीम हार गया, ठीक है, तो उस टीम से प्रतियोगिता से बाहर करा दिया जाता है। तो वो वाला जो टीम था दूसरी टीम से, किसी न किसी टीम से तो खेला ही नहीं, मतलब कि दूसरी टीम के साथ और दूसरी टीमों के साथ तो खेला ही नहीं। तो इसमें ये लीग टूर्नामेंट में ये होता है कि हर एक टीम ना एक दूसरे के साथ में जुड़ खेलती है। तो इसलिए इसलिए हमारे को ना एक बेहतर विजेता जो होता है, जो विजेता का हकदार है, उसको चुनना बेहतर हो जाता है, ठीक है। तो सभी टीमों को समान अवसर दिया जाता है। इसको पढ़ना आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, सारे आसान आसान लिखे पड़े हैं, कोई भी मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। एक आध और पढ़ बता देता हूँ। कई मैचों के आधार पर निर्णय लिया जाता है, इसके अंदर में अर्जित अंकों के आधार पर रैंकिंग किया जाता है। और नौका टूर्नामेंट जैसे टीमों पर कम दबाव होता है, ठीक है। नौका टूर्नामेंट के जैसे टीमों पर, ठीक है, नौका टूर्नामेंट के जैसे टीमों पर, अब यहाँ पर ना इस टीमों पर, लीग टूर्नामेंट के अंदर में हर एक टीमों पर दबाव जो होता है ना, प्रेशर बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। नॉकआउट में क्या होता है, प्रेशर होता है, अगर हम देखो, क्योंकि उनको एक ही मौका मिलता है, इसलिए वे प्रेशर में भी रहते हैं। इसमें एक मौका नहीं मिलता, हर एक टीम दूसरे टीम का एक नए हर एक टीम के साथ जुड़ खेलेगी, इसमें प्रेशर वाली बात नहीं होती, ठीक है। तो ये सब कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 26। विभिन्न आयु समूहों के लिए व्यायाम दिशा निर्देश पर चर्चा करें। विभिन्न आयु समूह के लिए हमारे को व्यायाम दिशा निर्देश, कितना व्यायाम करना चाहिए, कितना व्यायाम नहीं करना चाहिए, कौन सा व्यायाम करना चाहिए, ये सब हमारे को दिशा निर्देश देना है।
तो पहला हमारा है स्टार्ट होता है बच्चे, ठीक है। बच्चे 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से बच्चे जो कम होते हैं उनको प्रतिदिन कम से कम 180 मिनट शारीरिक गतिविधि का कार्य करना चाहिए। पहला पॉइंट आप ये लिखोगे। देखो मैंने हर सभी के ना मैंने 3-3 पॉइंट लिख रखे हैं। आपका हेडिंग ये डालना और 2-2 लाइव पॉइंट लिख देना। यहाँ तक 2-2 पॉइंट, 1-2 पॉइंट लिख देना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। मैं 3-3 पॉइंट इसलिए लिख रखा है कि दो भी 3 बेस्ट में से 2 बेस्ट जो आपको याद हो जाए उसको याद कर लेना, ठीक है। तो बस समझने के लिए लिख रखा मैंने एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये आपका 180 मिनट का शारीरिक गतिविधि होता है। जो और देखो जो शिशु चल फिर नहीं सकते उनके लिए पेट के बल 30 मिनट शारीरिक गतिविधि, कुछ ना कुछ उनको हिलाना डुलाना, कुछ ना कुछ गतिविधि कराना, हल्का फुल्का कुछ भी, ठीक है। हंसाना, उनको खिलाना, अपनी ओर देखने के लिए बोलना, उनको पुकारना, ये सब, ठीक है। तो और देखो ठीक है, एक बार में 1 घंटे से अधिक असक्रिय ना देना। जैसे कि कोई छोटे बच्चे होते हैं, 1 से 2 साल के बच्चे होते हैं, उनको 1 घंटे से ज्यादा असक्रिय ना रहने देना। जैसे कि अपने हाथ पैर हिला ही नहीं रहे हैं, तो उनको हाथ पैर हिलवाना, ये सब। तो कोई भी 3 बेस्ट में से 2 बेस्ट याद कर ले, लिख देना। किशोर वाले बच्चे जो होते हैं 5 से 17 वाले होते हैं, प्रतिदिन उनको 60 मिनट का मध्यम से जोरदार गतिविधि करना चाहिए उनको। सप्ताह में 3 दिन मांसपेशी और हड्डियों का मजबूत करने वाले व्यायाम करना चाहिए। तो ये सब आप लिख सकते हो। तीसरा भी आप लिख सकते हो, कोई भी 2 बेस्ट। वरिष्ठ नागरिक जो आपका 65 वर्ष से आपके अधिक होते हैं, उनको प्रति सप्ताह 150 से प्रति सप्ताह 150 से 300 प्रति सप्ताह, एक सप्ताह में, प्रति सप्ताह में हर एक सप्ताह, ठीक है। 150 से 300 मिनट मध्यम एरोबिक गतिविधि करना चाहिए, ठीक है। आगे करते हैं कि सप्ताह में 2 से 3 दिन संतुलन शक्ति व्यायाम करना चाहिए। तो ये सब आप लिख सकते हो, ठीक है। ये सब लिखना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 27 CWSM दिव्यांग बच्चों के लिए सारी गतिविधि को सुलभ बनाने की रणनीति की व्याख्या करें, ठीक है। हम क्या कहते हैं, सारी गतिविधि को, ठीक है, खेल कूद को हम सुलभ बनाना, इसको आसान कैसे बना सकते हैं CWSM बच्चों के लिए, ठीक है। चलो देते हैं आंसर। पहला पॉइंट आप लिख देखो, उसमें मैंने टोटल पॉइंट कितने लिख रखे हैं, 5-6 पॉइंट लिख रखे हैं। कोई भी 4 पॉइंट बेस्ट लिखना, ठीक है। 4 पॉइंट इसके अंदर में लिखना है आपको। तो प्रत्येक बच्चों की शारीरिक और मानसिक स्थिति, क्षमताओं, सीमाओं को समझना महत्वपूर्ण है इसमें, ठीक है। तो इससे हम उनको क्षमताओं को, ठीक है, उनकी मानसिक स्थिति को हम जान करके उनके लिए हम बेहतर शारीरिक गतिविधि बना सकते हैं, उनको शारीरिक गतिविधि में सुधार कर सकते हैं। दूसरा आपका संतुलन के लिए बैलेंस बॉल पकड़ने के लिए पकड़ने में मदद के लिए विशेष ग्रिप हो जैसे उपकरणों का उपयोग करना, उनको उपकरण देना, सही उपकरण पकड़ाना। नेक्स्ट आप लिख सकते हो, खेल के मैदानों में जिम हो गया, जिम व अन्य स्थानों को, ठीक है, अन्य स्थानों को दिव्यांग बच्चों के लिए सुलभ बनाना, जैसे कि उनके लिए रैंप हो गया बनाना, सुलभ शौचालय बनाना, ये सब। नेक्स्ट आपका एक स्वास्थ्य और लोकतांत्रिक माहौल बनाना, जहां बच्चे खुलकर प्रदर्शन कर सके। स्वास्थ्य लोकतांत्रिक मतलब सभी के सभी एक बराबर हिस्से, सभी के सभी बराबर रहेंगे, ठीक है, सभी समान रहेंगे, उसका ऐसा माहौल बनाना आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखो, खेलों और नियमों को बच्चों की विकलांगता के अनुसार बदलना। खेल के नियमों को, ठीक है, बच्चों की विकलांगता के अनुसार ही बदलना, ये सब नियमों में चेंज करना। तीसरा आपका है सामूहिक गतिविधि, जैसे कि ताली बजाना, नृत्य, गायन, कला, शिल्प हो गया, जैसे मोमबत्ती बनाना, लिफाफे बनाना, ये सब कराना उनको। तो ये सब आपका प्रदर्शकों, उनको सारी गतिविधि में आप उनकी भागीदारी को बढ़ा सकते हो इस सब तरीकों से। नेक्स्ट आपका प्रतियोगिता से पहले, प्रति और दौरान, बाद के आहार के महत्व का विस्तार से चर्चा करें। देखो प्रतियोगिता, कोई भी प्रतियोगिता होता है या आप जिम जाते हो, उससे पहले आपको कुछ ना कुछ खाना पीना खाना चाहिए। कैसे खाना पीना खाना चाहिए वो हमारे को बताना है। फिर दौरान में कैसे खाना पीना लेना चाहिए, बाद में फिर हमारा एक्सरसाइज खत्म हो जाए, जिम खत्म हो जाए, फिर उसके बाद में कैसे खाना पीना लेना चाहिए। तो वही प्रतियोगिता में भी सेम चीज होता है, तो वो उस पर हमारे को चर्चा करना है। तो चलो, तो पहला हमारा है, देखो पहला हमारा आएगा प्रतियोगिता से पहले, ठीक है। प्रतियोगिता से पहले आपका 2-2 पॉइंट मैंने लिख रखे हैं, तो दोनों दोनों पॉइंट आपको लिखना जरूरी है, ठीक। दोनों पॉइंट लिखना जरूरी है, हाँ, दोनों पॉइंट लिखना जरूरी है। चलो, तो प्रतियोगिता से पहले आपको हैगा, प्रदर्शन से पहले ऊर्जा प्रदान करता है। अब ये जो अपना जो हम भोजन खाते हैं, कि प्रतियोगिता से पहले जब को प्रदर्शन से पहले, ठीक है, प्रदर्शन से पहले ऊर्जा प्रदान करता है, जल्दी थकान रोकता है, ठीक है। तो हमारे को जब हम भोजन लेंगे प्रतियोगिता से पहले, ठीक है, तो यहाँ पे लिखना प्रतियोगिता से पहले, प्रदर्शन से पहले, ठीक है, वही प्रदर्शन से पहले, पहले का भोजन यहाँ पे लिखना, पहले का भोजन, ठीक है। यहाँ पे लिख देना, ऊर्जा प्रदान करता है और जल्दी थकान रोकता है। नेक्स्ट इसका, इवेंट से 3-4 घंटे पहले आसानी से पचने योग्य, कम वसा और बिना तले हुए भोजन को प्राथमिकता दे, ठीक है। तो ये सब हमारे को प्राथमिकता देना चाहिए।
इन भोजन का प्राथमिकता देना चाहिए, और प्रतियोगिता से पहले का भोजन का फायदा क्या होता है, ये फायदा आपका होता है। नेक्स्ट आपका प्रतियोगिता के दौरान थकान, मांसपेशी में ऐंठन से बचने के लिए हाइड्रेशन, ऊर्जा, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखता है। इसके बीच में जो हम आहार लेते हैं। नेक्स्ट आपका है रक्त शर्करा हो गया, और सोडियम के स्तर को बनाए रखने के लिए ग्लूकोज युक्त पेय या इलेक्ट्रोलाइट समाधान पिए जाते हैं। तो ये सब हमारे को फेल करते समय इस सबको पेय पदार्थ को हमारे को पीना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर में थकान ना हो, हमारे शरीर के अंदर में ऐंठन ना हो, थकान ना हो, इस सबको। प्रतियोगिता के बाद में आपको कैसे कौन सा खाना पीना खाना चाहिए, इसका क्या महत्व है देखो। प्रतियोगिता के बाहर का आहार, ठीक है, तो खोए हुए तरल पदार्थों की भरपाई करके और मांसपेशियों में, ठीक है, ग्लाइकोजन के स्तर, ठीक है, ग्लूकोजन होना चाहिए, ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लूकोजन के स्तर को बहाल करने करके रिकवरी में मदद करता है। तो ये क्या करता है, प्रतियोगिता के बाद का जो भोजन होता है, आहार होता है आपका, ये मदद करता है। और इसमें कौन सा भोजन हमारे को लेना चाहिए, हमारे को बताना है। देखो, तुरंत बाद फल हो गया, सैंडविच हो गया, एनर्जी देने वाले जैसे कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ हमारे को खाने चाहिए। तो ये सब हमारे को खाना पीना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, वे देखो 29। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, 29 क्वेश्चन है, देखो। आ, देखो, एक जिमनास्ट बैलेंस बीम पर, ठीक है, जिमनास्ट बैलेंस बीम कैसा होता है उसको मैं चित्र आपको दिखाऊंगा, पर ठीक है, तो पहले दिखा देता हूँ। ये देखो बैलेंस बीम कैसा होता है, वह देख लो। ये रहा बैलेंस बीम ना, इस प्रकार से आपका होता है, ठीक है, इसको बैलेंस बीम कहते हैं, ठीक है। तो जिमनास्ट क्या कहता है, बैलेंस बीम पे चलता हैगा, एक पैर पे चलता हैगा, फिर छलांगे मार लेता हैगा, छलांगे मार कर उसी स्थिति में आ जाता हैगा, ठीक है, और उस पर दौड़ते दौड़ते भी छलांगे मारता है। तो ये सब काम करता है, तो हमारे को उसी से है। तो एक जिमनास्ट बैलेंस बीम पर, ठीक है, हैंड स्टैंड की स्थिति बनाए रखता है, ठीक है, फिर एक फ्लिप करता हैगा, फिर मतलब कि फ्लिप फ्लिप जानते हैं सभी को, चलता हैगा, फिर उसी स्थिति में आ जाता हैगा, और हाथ पे रुके हुए रहता है, हाथ पे हैंड स्टैंड की स्थिति, हैंड स्टैंड मतलब कि हाथ पे ही पूरा शरीर का बल भी ये भी देता है। तो दिखाए गए संतुलन के प्रकारों के बीच अंतर करें और बताएं कि वह प्रदर्शन में कैसे मदद करते हैं, ठीक है। तो देखो, हमारे को बेसिकली जो हाथ तक है जिमनास्ट बैलेंस बीम पर, जो हम हाथ पे हाथ जैसे कि हैंड स्टैंड हैंड स्टैंड की स्थिति, हैंड स्टैंड की मतलब कि स्थिर स्थिति, हम स्थिर स्थिर स्थिति में रहते हैं, या हम उसको फ्लिप करते हैं, हम फ्लिप मारते हैं। तो दिखाए गए, इसमें यहाँ पे चित्र वैसे दिया नहीं गया है, ठीक है। तो दिखाए गए संतुलन के प्रकारों के बीच, अब ये दो प्रकार के संतुलन है, एक स्थिर संतुलन है, एक गतिशील संतुलन है। आपका फिलिप वाला गतिशील संतुलन है। संतुलन के प्रकारों के बीच अंतर अंतर बताना हमारे को, बताएं कि वह प्रदर्शन में कैसे मदद करता है, हमारे को ये बताना है। चलो बताते हैं, देखो। तो ये रुक जाओ एक सेकंड, देखो। तो पहला इसको जो हमारे को दिखाया गया है संतुलन का प्रकार है, स्थिर संतुलन है, एक गतिशील संतुलन है आपका, ठीक है। तो स्थिर संतुलन आपको बताता हूं मैं आपको, स्थिर संतुलन आपका क्या होता है। स्थिर संतुलन जब प्रदर्शित होता है जब जिम्नास्ट हैंड स्टैंड की स्थिति में संतुलित और स्थिर अवस्था में होता है, ठीक। और नेक्स्ट आपका है गतिशील संतुलन। फिलिप के दौरान गतिशील संतुलन प्रदर्शित होता है, जहां शरीर के गति में होने के दौरान स्थिरता बनी रहती है, ठीक है, गति के दौरान। अब गति फिलिप बार है, फिर भी आपका क्या है, स्थिरता बनी हुई है, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है देख लो। स्थिर संतुलन आपका होता है जिम्नास्ट को किसी मुद्रा को बनाए रखने या किसी गतिविधि को नियंत्रण गतिविधि को नियंत्रण और स्थिरता के साथ पूरा करने में सक्षम बनाता है। अब इस शरीर संतुलन क्या करता है, ये मदद करता है इसके अंदर में मुद्रा को बनाए रखने और किसी गतिविधि को नियंत्रण स्थिरता के साथ पूरा करने में सक्षम बनाता है। अब गतिशील संतुलन आपका आएगा जिम्नास्ट को जटिल युद्ध अभ्यास, ठीक है, युद्ध अभ्यास और बदलावों के दौरान सुचारू रूप से चलने, संतुलन बनाए रखने में सक्षम बनाता है, जिससे कि फ्लिप करना या बीम पर चलना आसान हो जाता है, ठीक है। तो गतिशील संतुलन ये होता है। और अब इसका दोनों के फायदे क्या है देख लो। संक्रमण संक्रमण हो गया, मतलब कि गिरना विरना हो, ये सब। और प्रदर्शन के दौरान संतुलन नियंत्रण और तरलता बनाए, ठीक है, तरलता क्या होता है, तरलता बनाए रखने में मदद करता है। ये तरलता क्या है, आता है उसको, ठीक है। संतुलन संतुलन नियंत्रण, ठीक है, संतुलन नियंत्रण बनाए रखने में मदद करता है। तो ठीक है, तो बस यही है, बस इतना ही लिखना था, ज्यादा कुछ नहीं था, ठीक है। तो बस यही था कि चलते हुए नियंत्रण में, जैसे कि स्थिर संतुलन में अंतर क्या है, गतिशील संतुलन में अंतर क्या है, कैसे मदद करता है हमारे को, ठीक है, संतुलन जो है कैसे मदद करता है, ये हमारे को बताना था। जस्ट 1 सेकंड प्लीज, लैपटॉप को थोड़ा सा लगा दिया जाए चार्जिंग में।
चार्जिंग हो रहे हैं, ऑन है। चलो नेक्स्ट और हमारा क्वेश्चन हैगा, चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्ति तत्व का वर्णन करें, व्यक्ति तत्व के आयामों की व्याख्या करें। ठीक है, व्यक्ति तत्व, ठीक है, इस इंग्लिश में बोलते हो करेक्टर। करेक्टर क्या है, और व्यक्ति तत्व के आयाम मतलब कि इसके प्रकार, इसके आयाम। एक व्यक्ति तत्व के अंदर में आयाम का मतलब क्या क्या चीजें होती हैं, व्यक्ति तत्व से रिलेटेड में क्या क्या चीजें, व्यक्ति तत्व से कैरेक्टर से रिलेटेड में क्या क्या चीजें जुड़ी हुई रहती है। मतलब कि एक, या बोल सकते हो आप पर्सनैलिटी, क्या बोल सकते हो आप, पर्सनैलिटी। एक पर्सनैलिटी का हमारे को वर्णन करना है, पर्सनैलिटी के अंदर में क्या क्या, एक व्यक्ति के पर्सनैलिटी को अच्छा दिखाने के लिए, ठीक है, अच्छा दिखने के लिए क्या क्या चीजें इसमें होता है, वह सब देखो। तो चलो करते हैं। हाँ 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 हाँ। ला 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 देखो, तो व्यक्ति तत्व किसे कहते हैं, मैं देखो, व्यक्ति तत्व शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक विशेषताओं का संयोजन है, जो एक व्यक्ति को अद्वितीय बनाता है। क्या करता है हमारा ये व्यक्ति तत्व, क्या तो शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक विशेषताओं का संयोजन है, सभी को जोड़कर जुड़ा हुआ है। ठीक है, जुड़ा हुआ है, सभी के सभी जुड़ा हुआ है, एक ही चीज है, जुड़ा हुआ एक ही चीज है, जो एक व्यक्ति को अद्वितीय बनाता है, जो एक व्यक्ति को क्या कहता है, अद्वितीय। अद्वितीय मतलब कि आपका स्पेशल, आप बोल सकते हो स्पेशल बनाता है। ठीक है, तो इसमें इसके आयाम कौन कौन से होते हैं, पहला तो शारीरिक आयाम होता है, जिसमें कि एक पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए होता है आपको, ऊंचाई, वजन, अच्छा खासा बुद्धि भी चाहिए होता है, अकल भी होना जरूरी है, अच्छा खासा दिखना भी जरूरी है, पैसा भी कमाना जरूरी है होता है। ठीक है, तो ये सब। बाकी देखो आगे, शारीरिक आयाम में आता है ऊंचाई, वजन, शारीरिक संरचना, मुद्रा, चेहरे की बनावट, रंग। ठीक है, तो ये सब आपका आता है। तो टोटल आपको मैं बता दूं, यहाँ तक ले रहा, दो दो पॉइंट ये भी लिख दे, ये लिख देना, दो दो पॉइंट लिख देना हर एक के अंदर में। ठीक है, एक परिभाषा लिख देना, सभी के आयाम के अंदर ये लिख देना, कोई भी तीन में से दो याद कर लेना। ठीक है, याद और समझना, बस याद हो जाएगा, कुछ ज्यादा रटने वटने की कोशिश मत करना। ठीक है, समझना, पढ़ लेना एक बार बड़े तरीके से, फिर दोबारा पढ़ लेना, फिर कल जाके एक बार रिवीजन मान लेना, अपने आप से याद हो जाएगा। तो देखो, ऊंचाई और वजन हो गया, ये तो मैंने पढ़ा दिया। अगला देखो, मानसिक आयाम। मानसिक आयाम है बुद्धि, तर्क क्षमता, निर्णय लेने की शक्ति, स्मृति, एकाग्रता। तो ये सब आपके इसके अंदर में आते हैं। अब लास्ट आपका आता है मनोवैज्ञानिक आयाम आपका आता है। ठीक है, भावनाएं, कैसी भावनाएं उनके, ठीक है, भावनाएं, इमोशंस इंग्लिश में बोलते हैं। मनोदशा, स्थिरता, ठीक है, मनोदशा, स्थिरता। आगे कहते हैं आत्मविश्वास, प्रेरणा, इच्छा शक्ति, दृष्टिकोण। तो ये सब इसके अंदर में व्यक्ति को सभी एक व्यक्ति को ये सब तीन आयाम जो होते हैं मजबूत मिलाते हैं, मजबूत बनाते हैं, एक दृढ़ स्थान, एक अलग सा स्थान, अलग इंसान बनाते हैं। ठीक है, तो ये सब आपके आयाम है। चलो, तो बस आज के हमारा 3 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं यहीं पे। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पे फिनिश करेंगे, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर में हमारे जो क्वेश्चन बच गया, 4 नंबर वाले, 5 नंबर वाले क्वेश्चन बच गए जाएंगे। तो नेक्स्ट थर्ड पार्ट के अंदर में आपको मैं सारे क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करा दूंगा। हम क्लास को लंबी लंबी ज्यादा क्लासेस नहीं रहेंगे, हम छोटी छोटी क्लास में आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसके पीछे कारण रहेगा, कारण आपको कई बार मैंने बताया भी है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको आज इस क्लास को यही फिनिश करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी स्टूडेंट को बहुत बड़े तक से हर एक क्वेश्चन बड़े तक समझ में आ गया होगा, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगा। कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ भी हो तो कमेंट्स कर देना, आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।